आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादन और कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है। उसके पहले यह जानना ज़रूरी है कि एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार तब होता है जब किसी ऐसे पदार्थ का जिसके कोई निकट के स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट्स उपलब्ध न हो, केवल एक ही उत्पादक फर्म या विक्रेता हो। एकाधिकार का बल्कि निकट के स्थानापन्न पदार्थों की उपलब्धता नहीं होनी चाहिए और कार के अंतर्गत एक ही फर्म होती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी न किसी कारण से उद्योग में अन्य फर्मों के आने में कठिन अवरोध पाए जाते हैं। जहाँ एक फर्म का किसी पदार्थ के उत्पादन पर नियंत्रण है तो यह आवश्यक है कि उस फर्म में उसमें फर्मों के प्रवेश के लिए अवरोध होते हैं जो आर्थिक प्रकार के, संस्थागत या कृत्रिम प्रकार के हो सकते हैं। एकाधिकार की दशा में ये रुकावटें और प्रतिबंध इतने प्रबल होते हैं कि उद्योग में एक फर्म को छोड़कर जो उस क्षेत्र में पहले ही हैं अन्य कोई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार एकाधिकार के होने के लिए 3 शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। एक पदार्थ का एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता हो, उस पदार्थ के निकट के स्थानापन्न न हो और उस उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें या विकट अवरोध हों। अब एकाधिकार के लिए मांग, औसत आय और सीमांत आय वक्र कैसे होते हैं? डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली, इनको समझना ज़रूरी है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म के समक्ष मांग वक्र एक समानांतर सरल रेखा होती है, परंतु समस्त उद्योग का मांग वक्र बाएं से दाईं ओर झुका होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मांग उपभोक्ताओं की होती है और उपभोक्ताओं का मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। उपभोक्ताओं का नीचे की ओर गिरता हुआ मांग वक्र समस्त प्रतियोगी उद्योग का मांग वक्र होता है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ नहीं होता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म समस्त उद्योग की अनेक फर्मों में से केवल एक फर्म होती है। इसलिए एक पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म केवल अपनी उत्पादन मात्रा को निश्चित करती है, उसका कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता। परंतु एकाधिकार वाली फर्म उद्योग में स्वयं एक फर्म होती है, इसलिए उपभोक्ताओं की समस्त मांग उस एकाधिकारी के लिए होती है। चूँकि एक वस्तु के लिए उपभोक्ताओं का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इसलिए एकाधिकारी अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाना चाहता है तो उसे उसकी कीमत को घटाना होगा, और यदि वह उसकी कीमत को बढ़ाता है तो उस वस्तु की बिक्री घट जाएगी। या हम यूँ कहें कि एकाधिकारी अपनी बिक्री और उत्पादन को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को घटा सकता है और अपनी बिक्री और उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा सकता है। एक पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म तो उत्पादित करने के लिए केवल अपनी मात्रा को निश्चित करती है, क्योंकि कीमत उसके लिए स्थिर होती है, परंतु एक एकाधिकारी को अधिक जटिल समस्या का सामना करना होता है। उसे एक दी हुई कीमत पर केवल उत्पादन मात्रा को ही निश्चित नहीं करना होता है, क्योंकि इसके द्वारा मात्रा में कोई भी परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेगा। इस चित्र को देखिए। चित्र 1 में डीडी वक्र एकाधिकारी का मांग वक्र है। कीमत ओपी पर वस्तु की मांग मात्रा ओएम है, इसलिए वह वस्तु की ओएम मात्रा को कीमत ओपी पर बेच सकेगा। यदि वह वस्तु की अधिक मात्रा ओएन बेचना चाहता है तो उसे कीमत घटाकर ओएल करनी होगी। इसके विरुद्ध यदि वह वस्तु की मात्रा को घटाकर ओजी कर देता है तो कीमत बढ़कर ओएच हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकाधिकारी द्वारा वस्तु की मात्रा में किसी भी परिवर्तन से उसकी कीमत पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए एकाधिकार के समक्ष यह समस्या होती है कि वह किस कीमत और मात्रा के संयोग का चयन करे जो उसके लिए अनुकूलतम हो, अर्थात जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। एकाधिकार के सम्मुख मांग वक्र अर्थात औसत आय वक्र AR नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। वक्र DD एक एकाधिकारी के सम्मुख मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। इसमें जब कीमत OP से गिरकर OP डैश होती है तो वस्तु की मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ डैश हो जाती है। कुल आय में परिवर्तन डेल्टा TR अर्थात डेल्टा P डॉट Q
वस्तु की बेची गई अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त आय में वृद्धि। इस चित्र में AR औसत आय वक्र अथवा मांग वक्र है और MR सीमांत आय वक्र है। इस स्थिति में एकाधिकारी का संतुलन उत्पादन की ON मात्रा पर होगा, क्योंकि ON पर ही सीमांत आय 0 है। इस स्थिति में एकाधिकारी द्वारा निश्चित कीमत NS अथवा OP होगी। उत्पादन की ON मात्रा में से एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इससे अधिक मात्रा पर सीमांत आय ऋणात्मक हो जाती है और इसलिए कुल आय घटना प्रारंभ कर देगी। ऐसी स्थिति में उत्पादन लागत शून्य होने के कारण कुल अर्जित लाभ कुल आय के बराबर होगा। ON उत्पादन मात्रा पर कुल आय अधिकतम होने के कारण कुल लाभ भी इस पर अधिकतम होंगे। उत्पादन की दर ON मात्रा पर सीमांत आय शून्य है और जिस मात्रा पर सीमांत आय शून्य होती है इसके अनुरूप औसत आय वक्र मांग की मूल्य लोच इकाई के बराबर होती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब सीमांत लागत शून्य होती है तो एकाधिकारी का संतुलन उत्पादन की उस मात्रा पर होता है जहां की मांग की मूल्य लोच इकाई के बराबर होती है। यदि सीमांत लागत धनात्मक हो तो एकाधिकारी का संतुलन उस उत्पादन स्तर पर होगा जहां उसकी मांग अथवा औसत आय वक्र पर मूल्य लोच इकाई से अधिक होगी। अब एकाधिकार के अंतर्गत हानि की संभावना है या नहीं, यह हम देखते हैं। ऐसा समझा जाता है कि एकाधिकारी सदैव लाभ अर्जित करता है, किंतु यह विचार गलत है। वास्तव में एकाधिकारी शक्ति धनात्मक लाभ की कोई गारंटी नहीं देती है। यदि एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अपर्याप्त है तो यह ज़रूरी नहीं है कि एकाधिकारी अपनी कीमत निश्चित करने की शक्ति के द्वारा धनात्मक लाभ ही कमा सके। अल्पकाल में एकाधिकारी द्वारा हानि भी उठानी पड़ सकती है। भीषण मंदी के समय जब सभी वस्तुओं की मांगें घट जाती हैं तो एकाधिकारी को भी हानि हो सकती है। यदि हानि काफ़ी समय तक रहती है तो दीर्घकाल में एकाधिकारी अपने विशिष्ट पूंजी साधनों को बेचकर उस उद्योग को छोड़ जाएगा, किंतु अल्पकाल में हानि की अवस्था में एकाधिकारी उत्पादन कार्य करना जारी रखेगा। यदि उसकी वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है, यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाती है तो एकाधिकारी अल्पकाल में भी अपना उत्पादन कार्य बंद कर देगा। दूसरे शब्दों में, जब एकाधिकारी की हानि उसकी कुल स्थिर लागतों से अधिक हो जाती है तो वह अल्पकाल में उत्पादन करना बंद कर देगा, किंतु अल्पकाल में वह उद्योग से बाहर नहीं जा सकता। अल्पकाल में जब हानि उठाना अनिवार्य है तो विवेकशील उद्यमकर्ता उसे न्यूनतम करने का प्रयास करता है। हानि की अवस्था में एकाधिकारी का संतुलन इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। इसको आप देखेंगे तो मालूम होगा एकाधिकारी OQ1 मात्रा पर संतुलन में है, अर्थात अपनी हानि न्यूनतम कर रहा है। इस संतुलन की स्थिति में वह पदार्थ की Q1S औसत आय अथवा OP कीमत वसूल कर रहा है, क्योंकि इस संतुलन अवस्था में कीमत या औसत आय औसत लागत से कम है। एकाधिकारी को हानि उठानी पड़ रही है और कुल हानि PSGH क्षेत्रफल के बराबर है। कीमत Q1S वस्तु की संतुलन उत्पादन मात्रा OQ1 पर औसत परिवर्तनशील लागत जो यहाँ Q1T है से अधिक है, इसलिए एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन कार्य करना जारी रखेगा। यदि अधिक समय तक हानि होती रहती है तो दीर्घकाल में वह उद्योग को छोड़ देगा और अन्य किसी उद्योग में चला जाएगा जिसमें उसे लाभ अर्जित करने की आशा होगी। अल्पकाल में एकाधिकारी को असामान्य लाभ भी हो सकते हैं अथवा हानि भी। असामान्य लाभ अथवा हानि की अवस्था एकाधिकारी द्वारा उत्पादित पदार्थों की या वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है। अब हम इस रेखा चित्र को देखें जहां वस्तु का मांग वक्र या औसत आय वक्र पदार्थ की औसत परिवर्तनशील लागत या ABC से नीचे स्थित है। एकाधिकारी पदार्थ की OQ2 मात्रा उत्पादित करके हानि को न्यूनतम करेगा। उसको कुल हानि SRPF के बराबर होगी, जो कुल स्थिर लागत जो ABRS
के क्षेत्रफल से अधिक है। कुल आय TR और कुल परिवर्तनशील लागत TVS में अंतर, जिसको ABFP क्षेत्र स्थिर लागत से अधिक होने को दर्शाता है, परंतु कुल स्थिर लागत TFC से अधिक हानि उठाकर वस्तु का उत्पादन करना विवेकशील नहीं होगा। इसका कारण यह है कि यदि अल्पकाल में एक अधिकारी उत्पादन कार्य करना बंद भी कर दे तो उसे केवल कुछ कुल स्थिर लागतों के बराबर हानि उठानी पड़ेगी। अतः ऐसी स्थितियों में अल्पकाल में वस्तु का उत्पादन कार्य बंद करना विवेकपूर्ण होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अधिकारी पदार्थ की उस उत्पादन मात्रा पर संतुलन में होता है जिस पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है, और उस संतुलन उत्पादन मात्रा के अनुरूप वस्तु की कीमत निश्चित करेगा, यद्यपि वह कीमत औसत परिवर्तनशील लागत या ABC से अधिक है। यदि इस प्रकार निश्चित कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है, P इज़ ग्रेटर देन ABC, तो अल्पकाल में उसका अनुकूलतम उत्पादन शून्य होगा, अर्थात वह अल्पकाल में उस पदार्थ का उत्पादन करना बंद कर देगा। या अब हम एकाधिकार के अंतर्गत दीर्घकालीन संतुलन को देखते हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। दीर्घकाल में एकाधिकारी अपने प्लांट के आकार को बदल सकता है। दीर्घकाल औसत लागत वक्र और उसके अनुरूप सीमांत लागत LMC वक्र प्लांट के विभिन्न वैकल्पिक आकारों को प्रदर्शित करते हैं जिनसे फर्म उत्पादन कार्य करने के लिए दीर्घकाल में चयन कर सकती है। एकाधिकारी दीर्घकाल में प्लांट का वह आकार चुनेगा जो विशेष मांग के स्तर के अनुकूल हो, अर्थात जिससे वस्तु या पदार्थ की विशेष मात्रा न्यूनतम औसत लागत से उत्पादित की जा सके। अल्पकाल में फर्म एक विशिष्ट प्लांट में कार्य करके वस्तु की उत्पादन मात्रा निश्चित करती है। अल्पकाल में वह अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन मात्रा वहां निर्धारित करती है जहां पर सीमांत आय उसकी अल्पकालीन सीमांत लागत SMC के समान होती है, अर्थात जहां सीमांत आय MR विशिष्ट वर्तमान प्लांट की सीमांत लागत SMC के बराबर होती है, परंतु दीर्घकाल में वह अपने लाभों में वृद्धि करने के लिए अपने प्लांट के आकार को बदल सकती है। अतः दीर्घकाल में एकाधिकारी का संतुलन उत्पादन के उस स्तर पर होगा जहां सीमांत आय MR उसकी दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC के समान होती है। पदार्थ के या वस्तु के ऐसे स्तर को उत्पादित करने के लिए जिस पर सीमांत आय और दीर्घकालीन सीमांत लागत परस्पर समान है, प्लांट के आकार को समायोजित करना होता है। दीर्घकाल में प्लांट के उस आकार को चुनना होता है जो वस्तु की विशिष्ट मांग मात्रा के उत्पादन के लिए अनुकूलतम अर्थात न्यूनतम लागत की होती है। और दीर्घकाल में पदार्थ से प्राप्त सीमांत आय MR अनुकूलतम प्लांट को अल्पकालीन सीमांत लागत के भी बराबर होती है। इस प्रकार जबकि अल्पकाल में लाभ अधिकतम करने के लिए एकाधिकारी सीमांत आय या MR को अल्पकालीन सीमांत लागत के समान करता है, दीर्घकाल में लाभ अधिकतम करने के लिए वह न केवल दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC के बराबर करता है परंतु उस अल्पकालीन सीमांत लागत के भी बराबर करता है जो उस प्लांट के अनुरूप होती है जो दीर्घकाल में उत्पादन करने के लिए चुना गया होता है। इस प्रकार दीर्घकालीन संतुलन की अवस्था में सीमांत आय वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC तथा अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों को समान बिंदु पर काटता है। इसके अतिरिक्त दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म दीर्घकालीन औसत लागत LAC के उस बिंदु पर पदार्थ का उत्पादन करता है जहां अल्पकालीन औसत लागत वक्र LAC उसको स्पर्श करता है। इसका कारण यह है कि केवल स्पर्श बिंदु पर ही अनुकूलतम प्लांट की अल्पकालीन औसत लागत SAC दीर्घकालीन औसत लागत के समान होती है।
एकाधिकारी के दीर्घकालीन संतुलन को इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में से पता चलता है कि एकाधिकारी का दीर्घकालीन संतुलन वस्तु की उत्पादन मात्रा OL पर है, जो कि बिंदु E के अनुरूप है, जहां सीमांत आय वक्र MR उसकी दीर्घकालीन सीमांत वक्र LMC को काट रहा है। इस चित्र को देखने से पता चलता है कि दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC वक्र के बिंदु E के अनुरूप अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र SMC और अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC हैं। अतः एकाधिकारी के पदार्थ की मांग जो AR तथा MR वक्रों द्वारा प्रदर्शित हो रही है के दिए हुए होने पर वह दीर्घकाल में चित्र में दिखाए गए SAC और SMC वक्रों के प्लांट से कार्य करके वस्तु की OL मात्रा उत्पादित करेगी। इस दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में वह वस्तु की LQ और OP कीमत निश्चित करेगी और उसके द्वारा कुल अर्जित आर्थिक लाभ THQP क्षेत्रफल के बराबर होंगे। और इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एकाधिकारी द्वारा दीर्घकाल में लाभ अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एकाधिकारी द्वारा दीर्घकाल में लाभ अधिकतम करने के लिए इन शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। MR बराबर LMC बराबर SMC, SAC बराबर LAC। इसके अतिरिक्त एकाधिकारी के दीर्घकालीन संतुलन में वस्तु की कीमत या तो दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक हो या कम से कम उसके समान हो। कीमत इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू LAC। दीर्घकालीन संतुलन की अवस्था में वस्तु की कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि दीर्घकाल में एकाधिकारी उस उद्योग को छोड़कर चला जाएगा यदि उसमें रहकर वह सामान्य लाभ नहीं कमा रहा है। धन्यवाद।